नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक और ज़रूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हाँ, भारत में जाति और राजनीति ये एक ऐसा रिश्ता है जो काफी उलझा हुआ है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम आज देख रहे हैं एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की किताब लोकतांत्रिक राजनीति। उसमें एक हिस्सा है लिंग, धर्म और जाति पर। हमारा मकसद है कि इस स्रोत के आधार पर इस जटिल विषय की परतें खोले। हाँ, ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट हमें एक अच्छा शुरुआती पॉइंट देता है, ये समझने के लिए कि भाई ये सदियों पुरानी जाति व्यवस्था आज भी कैसे मौजूद है और पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है। अक्सर यही सवाल उठता है कि क्या जाति सिर्फ मतलब बांटने का ही काम करती है या इसके और भी रंग है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत जो है वो सबसे पहले कहता है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव है, पूर्वाग्रह है, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। हम बदलाव की बातें तो सुनते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। जैसे कोई ठोस उदाहरण स्रोत देता है? हाँ बिल्कुल, सबसे साफ उदाहरण है शादी ब्याह का। स्रोत इसे एंडोगैमी कहता है। मतलब आज भी ज्यादातर लोग अपनी ही जाति या जनजाति में शादी करते हैं या करने को मजबूर होते हैं। ये दिखाता है कि वो सामाजिक दायरे कितने पक्के हैं अभी भी। सही बात है। और अस्पृश्यता, छुआछूत, संविधान ने तो इसे खत्म कर दिया था। क्या उसका असर पूरी तरह मिट गया है जमीन से? देखिए, कानूनी तौर पर खत्म होना एक बात है और समाज से पूरी तरह जाना दूसरी बात। स्रोत यही कहता है कि रोग तो है पर असर बाकी है। शायद शहरों में उतना खुलकर ना दिखे, पर सोच में, बर्ताव में, खासकर गांव देहात में वो चीज अभी भी जिंदा है। हाँ, मतलब कानून अपनी जगह है पर सामाजिक बदलाव में वक्त लगता है। बहुत वक्त लगता है। अच्छा, और ये जो ऊंच नीच का पुराना सिस्टम था, कास्ट हायरार्की जिसे कहते हैं, जी उसका आज क्या असर है? क्या वो बस इतिहास बन गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास कैसे बन गया, उसका सीधा असर आज भी दिखता है, खासकर शिक्षा के मौकों पर। स्रोत इशारा करता है कि जिन समुदायों को मतलब इतिहास में पढ़ने लिखने से दूर रखा गया, हाँ। वो आज भी शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। ये कोई एक दो साल की बात नहीं, पीढ़ियों की वंचना है। और इसका असर फिर उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता होगा। स्रोत कहता है कि जाति और पैसे का गहरा नाता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है। आप आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है। औसतन जिन्हें ऊंची जाति माना जाता है, उनकी आर्थिक हालत बेहतर है, आमदनी, संपत्ति सब ज्यादा। और दूसरी तरफ दलित हैं, आदिवासी हैं, बहुत सी पिछड़ी जातियां हैं, उनमें गरीबी कहीं ज्यादा है। शहरों के मिडिल क्लास में भी शायद ऊंची जातियों का दबदबा ज्यादा दिखता है। हाँ, दिखता है। तो ये कनेक्शन बहुत साफ है। सामाजिक हैसियत और आर्थिक हैसियत साथ साथ चलती दिखती हैं कई बार। तो ये तो हुई वो बात कि जाति की पकड़ कैसे बनी हुई है। हम्म, लेकिन स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है हम्म, कि ये व्यवस्था कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम्म, इसमें बदलाव भी आए हैं। हम्म। ये कमजोर भी हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी सामाजिक चीज स्थिर नहीं रहती ना। हम्म। भारत में इतने बड़े बदलाव हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, उन्होंने जाति की जड़ों को हिलाया भी है। हम्म। तो एक तरफ वो पकड़ है, दूसरी तरफ वो कमजोर भी हो रही है। एक खींचतान सी है। कौन से बदलाव हैं ये जिन्होंने इसे कमजोर किया? स्रोत क्या बताता है? कई वजह हैं। एक तो है शहरीकरण। हम्म। बड़े पैमाने पर लोग गांव छोड़कर शहरों में आए। शहरों में जाति के बंधन थोड़े ढीले पड़ते हैं, पहचानें बदलती हैं, घुलना मिलना थोड़ा बढ़ता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, साक्षरता और शिक्षा का फैलना। जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं, खासकर वो समुदाय जो दबे हुए थे, तो पुरानी सोच पर सवाल उठते हैं। अच्छा। और काम धंधे बदलने से भी फर्क पड़ा है। हाँ बिल्कुल, जिसे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं। लोग अपने पुश्तैनी काम छोड़कर नए तरह के काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन रहे हैं। इससे भी वो जाति वाली दीवारें थोड़ी हिलती हैं। और गांव में वो जमींदारों वाली बात, उनका असर कम हुआ, उसका क्या रोल रहा? हाँ, वो भी अहम है। पुराने जमाने में गांव में ऊंची जाति के जमींदारों का बहुत दबदबा होता था। वो जाति व्यवस्था को और मजबूत करते थे। जब लैंड रिफॉर्म्स हुए या उनकी आर्थिक ताकत कम हुई, तो निचली जातियों पर उनका जो कंट्रोल था वो भी ढीला पड़ा। पावर बैलेंस थोड़ा बदला। ये जो बदलाव आए, क्या ये सिर्फ आर्थिक सामाजिक कारणों से आए या कुछ लोगों ने जानबूझकर कोशिश भी की इसे बदलने की? नहीं नहीं, कोशिशें तो बहुत बड़ी हुई हैं। समाज सुधारकों और नेताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। स्रोत नाम लेता है ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पेरियार, कितने ही नाम हैं। हाँ, बिल्कुल। इन लोगों ने जाति मुक्त समाज का सपना देखा, उसके लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया।
उनके काम ने माहौल बदला, सोच बदली। कमजोर भी हो रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे उलझे हुए हिस्से पर, राजनीति। राजनीति में जाति का क्या रोल है? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, राजनीति में जाति का आना या उसका इस्तेमाल होना, ये कई तरह से होता है। ये कोई सीधी सापाट चीज नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। जैसे कि उम्मीदवार चुनते वक्त हम सब सुनते हैं कि पार्टियां टिकट देते हुए जाति का हिसाब किताब जरूर लगाती हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। पार्टियां देखती हैं कि चुनाव क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, फिर कोशिश करती हैं कि ऐसा उम्मीदवार दें जिससे उस खास जाति या कुछ जातियों का वोट मिल सके। ये चुनावी गणित का हिस्सा बन गया है। और प्रचार में भी इसका इस्तेमाल होता है। अरे बिल्कुल, वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए नेता पार्टियां अक्सर जातीय भावनाओं को अपील करते हैं। कहते हैं हम आपकी जाति के हितैषी हैं। यहाँ तक कि जब सरकार बनती है तो कोशिश होती है कि कैबिनेट में अलग-अलग जातियों के मंत्री हों, ताकि लगे कि सबको प्रतिनिधित्व मिला। हाँ, एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश। और कुछ पार्टियां तो हैं ही जिनकी पहचान ही किसी खास जाति से जुड़ गई हैं। हाँ, ये भी होता है। कुछ पार्टियां मानी ही जाती हैं कि वो फलां जाति की पार्टी है, उन्हीं के मुद्दों पर फोकस करती हैं, उन्हीं के वोट पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक और बात जो स्रोत कहता है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का असर। यानी जब सबको वोट का हक मिला, एक व्यक्ति एक वोट ने क्या बदला? इसने बहुत कुछ बदला, जबरदस्त बदलाव लाया। जब हर वोट की कीमत बराबर हो गई तो पार्टियों के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो सिर्फ ऊंची या दबदबे वाली जातियों के सहारे जीत जाएं। हाँ, सही बात है। उन्हें सबका वोट चाहिए था, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सबका। इससे क्या हुआ कि इन समूहों में भी एक राजनीतिक चेतना आई। उन्हें अपनी वोट की ताकत का अंदाजा हुआ। तो क्या हम ये माने कि भारत में चुनाव बस जाति के नाम पर ही लड़े और जीते जाते हैं? क्या वोटर सिर्फ अपनी जाति का बटन दबाता है? नहीं, ऐसा सोचना ना मामले को बहुत ज्यादा आसान बना देना होगा। स्रोत इस पर खास जोर देता है कि सिर्फ जाति ही सब कुछ तय नहीं करती। राजनीति इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्यों? क्या वजह है कि सिर्फ जाति ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाती? कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि भारत में शायद ही कोई ऐसी लोकसभा या विधानसभा सीट होगी जहां सिर्फ एक ही जाति के लोग रहते हों। हर जगह कई जातियां होती हैं, मिक्स पॉपुलेशन होती है। तो जीतने के लिए हर पार्टी को एक से ज्यादा जातियों, समुदायों का भरोसा जीतना पड़ता है। अच्छा, मतलब सिर्फ अपनी जाति के वोट से जीतना नामुमकिन है लगभग। बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो वोट बैंक वाली बात हम सुनते हैं कि फला जाति फला पार्टी का पक्का वोट बैंक है, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। स्रोत कहता है कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति के सारे वोट नहीं ले पाती। हाँ, हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाएं, पर सारे नहीं। उसी जाति के बहुत से लोग दूसरी पार्टियों को भी वोट देते हैं। यानी ये वोट बैंक वाली धारणा थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती है। और क्या कारण है? वोटर और क्या देखता है? वोटर बहुत कुछ देखता है, सिर्फ उम्मीदवार की जाति नहीं। वो पार्टी की पॉलिसी देखता है, नेताओं की इमेज देखता है, सरकार का कामकाज देखता है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, अपनी उम्मीदें हैं। अगर लोग सरकार से नाराज हैं तो वो अपनी जाति के कैंडिडेट या पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं। और क्या एक ही जाति के अंदर सबके हित एक जैसे होते हैं? ये भी बहुत अहम सवाल है। एक ही जाति में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, शहर में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं। सबकी जरूरतें, सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं कि वो सब एक ही डरे पर वोट दें। क्लास का एंगल भी आ जाता है। हाँ, ये भी है। और नेताओं का अपना काम, उनकी पॉपुलैरिटी, ये भी मायने रखता होगा। बिल्कुल रखता है। जो मौजूदा एमपी या एमएलए है उसने काम कैसा किया, लोग उससे खुश हैं या नहीं, इसका सीधा असर पड़ता है। पार्टियां चुनाव हारती जीतती रहती हैं और इसके साथ ही अलग अलग जातियों का झुकाव भी पार्टियों की तरफ बदलता रहता है। वफादारी परमानेंट नहीं होती। तो ये तो साफ हो गया कि जाति राजनीति में एक अहम फैक्टर है, पर अकेली नहीं। अच्छा, अब इसके अच्छे बुरे पहलू पर आते हैं। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? क्या राजनीति में जाति का होना हमेशा बुरा ही है? स्रोत यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू देता है। देखिए, नेगेटिव साइड तो साफ है। जब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा सिर्फ जाति पर फोकस हो जाती है तो जो असली मुद्दे हैं, गरीबी, डेवलपमेंट, करप्शन, वो पीछे छूट जाते हैं। ध्यान बढ़ जाता है। और समाज में बंटवारा, तनाव, ये सब भी बढ़ता होगा। हाँ बिल्कुल। कई बार ये जातीय गोलबंदी इतनी तीखी हो जाती है कि समाज में दरारें पड़ जाती हैं, तनाव बढ़ता है, कभी कभी हिंसा भी हो जाती है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है यकीनन। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी हो सकता है? ऐसा लगा कि स्रोत कुछ इशारा कर रहा था उस तरफ। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, वरना हम आधी कहानी ही समझेंगे। राजनीति में जाति की भूमिका हमेशा सिर्फ नेगेटिव नहीं होती। हाँ, कई बार
ये उन समुदायों के लिए, जैसे दलित हैं, ओबीसीज हैं, जो सदियों से मार्जिन पर रहे हैं, हाशिए पर रहे हैं, हाँ, उनके लिए अपनी आवाज उठाने का, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने का एक जरिया भी बनती है। ये कैसे होता है? मतलब जाति कैसे मदद करती है? जब ये समूह अपनी जातिगत पहचान के आधार पर एकजुट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो अपनी संख्या की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियों पर दबाव बनाते हैं, बेहतर शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, फैसलों में भागीदारी, इन सब की मांग करते हैं। तो एक तरह से जाति उनके लिए एक टूल बन जाती है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि राजनीति में अपनी जाति की पहचान को लेकर अधिकार जताना ये हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? स्रोत तो कम से कम यही संकेत देता है। जब हाशिए पर पड़े समूह अपनी पहचान के आधार पर संगठित होकर बराबरी और अधिकार मांगते हैं, तो ये असल में लोकतंत्र को ज्यादा समावेशी बना सकता है, ज्यादा मजबूत। ये उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का एक रास्ता बन सकता है। यहां पर ना एक बहुत महीन लेकिन जरूरी फर्क करना होगा। जातिवाद, कास्टिज्म, जो ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित है, वो बुरा है। लेकिन राजनीति में जाति, जो पहचान, गोलबंदी, हिस्सेदारी की मांग से जुड़ी हो सकती है, वो हमेशा बुरी नहीं होती। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कास्टिज्म और कास्ट इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल। राजनीति में जाति का इस्तेमाल अगर नफरत फैलाने, बांटने के लिए हो, तो वो जहर है। लेकिन अगर वो दबे कुचले लोगों को आवाज दे, उन्हें सत्ता में स्पेस बनाने में मदद करे, तो उसका एक सकारात्मक पहलू भी है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो एनसीईआरटी का ये टेक्स्ट हमें दिखाता है कि भारत में जातिगत असमानता आज भी एक हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं। अपनी जाति में शादी, छुआछूत के निशान, शिक्षा और कमाई में फर्क, ये सब मौजूद है। हाँ, बिल्कुल मौजूद है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि ये व्यवस्था कोई जमी हुई चीज नहीं है। शहरीकरण, शिक्षा, नए काम धंधे, समाज सुधारकों की मेहनत, इन सब ने इसे बदला है, कमजोर किया है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। और राजनीति में इसकी भूमिका वो दो धारी तलवार जैसी है। ये बांट सकती है, मुद्दों से भटका सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों को आवाज भी दे सकती है जिन्हें सिस्टम ने किनारे रखा था। उन्हें संगठित होने और अपने हक मांगने का एक मंच दे सकती है। एकदम सही कहा। और ये याद रखना जरूरी है कि चुनाव सिर्फ जाति के आधार पर नहीं जीते जाते। वोटर और भी बहुत कुछ देखता है। और राजनीति में जाति का देखना हमेशा लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हो, ऐसा भी नहीं है। ये पिछड़े और दबे हुए समूहों के प्रतिनिधित्व का एक जरिया भी बन सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद हम अपने सुनने वालों को भी इस पे सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर, क्या सवाल है? कि जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लोग ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, तो भविष्य में जाति और राजनीति का ये जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, ये किस तरफ जाएगा? क्या वक्त के साथ जाति का असर कम होगा, या फिर पार्टियां और नेता इसके इस्तेमाल के नए और शायद ज्यादा छुपे हुए तरीके ढूंढ लेंगे? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। क्या डेवलपमेंट और मॉडर्निटी जाति की दीवारों को सच में गिरा पाएंगे, या फिर राजनीतिक फायदे के लिए इसे जिंदा रखने के, इसे नए नए रूप देने के तरीके खोज लिए जाएंगे? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन इस पर नजर रखना, सोचते रहना, ये बहुत जरूरी है।